ट्रंप ने अपने अंदाज में ट्रूथ सोशल पर बयान दिया, लिखा, जो देश होर्मुज जलदमरू मध्य के कारण जेट ईंधन नहीं पा सकते, जैसे यूनाइटेड किंगडम जिसने ईरान का सिर कलम करने में शामिल होने से इनकार किया, उनके लिए मेरे पास सुझाव है। पहला, अमेरिका से खरीदो, हमारे पास बहुत है। और दूसरा, देर से ही सही, थोड़ी हिम्मत जुटाओ, जलदमरू मध्य जाओ और उसे ले लो। वॉशिंगटन अब भी 6 अप्रैल की समय सीमा तक युद्ध विराम न मानने पर ईरान के ऊर्जा ढांचे पर सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। ठीक है, हम ये बातचीत जल्द स्टूडियो लाना चाहते हैं। मेरे साथ याकूब लैपिन और ओवन ऑल्टरमैन हैं। याकूब, जब हम हॉर्मुज जलदमरू मध्य में जो देख रहे हैं उसकी बात करते हैं तो कुछ यूरोपीय सहयोगियों पर दबाव डाला जा रहा है कि वे आगे आए और अपने स्तर पर कार्रवाई करें। अगर वे ऐसा करते हैं तो वास्तव में क्या होगा? ऐसा होने वाला नहीं है। ट्रंप के यूरोपीय देशों के साथ कूटनीतिक तौर पर निपटने में वाकई बहुत बड़ा अंतर है। वो उनसे बहुत निराश हैं और वैसे भी सही ही हैं, क्योंकि उन्होंने ईरान नामक वैश्विक खतरे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में पूरी तरह से विफलता दिखाई है। फिर भी उसमें और जमीन पर हो रहे हालात में बड़ा अंतर है। जमीन पर जो हो रहा है वो ये है कि सेंटकॉम के पास एक चरणबद्ध और बहुत ही व्यवस्थित योजना है जिस पर वे सालों से काम कर रहे हैं ताकि होर्मुज जलदमरू मध्य को खोला जा सके। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जैसा कि वे कहते हैं जिसे उन्होंने किसी लिफाफे के पीछे लिख लिया हो। उनके पास एक चरणबद्ध योजना है और वे सेंटकॉम कमांडर एडमिरल कूपर को इसे करने के कई विकल्प दे रहे हैं। तो ध्यान रखें कि दोनों ईरानी नौसेनाएं, नियमित नौसेना और IRGC नौसेना, पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। उनकी ज्यादातर एंटी-शिप क्रूज मिसाइल पोजीशनें, तटों पर फायरिंग पोजीशनें नष्ट कर दी गई हैं। माइंस के मामले में अमेरिकियों की क्षमता बेहतर है और वे समुद्री बारूदी सुरंगें हटाने के लिए स्कैन शुरू कर चुके हैं। उन्हें सिर्फ एक रास्ता खोलना है, पूरा हॉर्मुज जलदमरू मध्य नहीं। वे जरूरत पड़ने पर किसी भी टैंकर को वायु रक्षा भी दे सकते हैं। उन्हें बीमा कंपनियों को मनाना होगा जो जहाजों के ना जाने का मुख्य कारण है। ये ईरान की क्षमताओं से नहीं, बीमाकर्ताओं के डर से है। जैसे ही वे बीमा कंपनियों को सुरक्षित रास्ता मिलने का भरोसा दिला देंगे, मुझे लगता है कि जलदमरू मध्य फिर खुल जाएगा। मुझे लगता है यही असली अमेरिकी मंशा है। ट्रंप यहां हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब व्हाइट हाउस से ताजा जानकारी लेते हैं। हमारे I24 न्यूज इंग्लिश सीनियर US संवाददाता माइक वॉगनहाइम वॉशिंगटन से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। माइक, ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, मध्यावधि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इस युद्ध के मौजूदा चरण में व्हाइट हाउस और ट्रंप प्रशासन की रणनीति पर इन सब का क्या असर पड़ रहा है? इसमें कोई शक नहीं, ये अहम भूमिका निभा रहा है। इसे घरेलू राजनीतिक समर्थक आधार को ध्यान में रखना होगा। याद रखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, वो मुख्य रूप से खर्च उठा पाने की क्षमता और उस समय उसकी कमी से जुड़ा था। महंगाई बढ़ने पर उन्होंने कहा था कि वे इसे नियंत्रित कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं। खर्च उठा पाना अभी भी एक समस्या है, पर यह राष्ट्रपति को मिड टर्म चुनाव में जीत दिलाने का मुद्दा नहीं है। ऊर्जा लागतें जो होर्मुज जलदमरू मध्य संकट से जुड़ी हैं, कीमतों को और बढ़ा रही हैं और ये चिंता का कारण बन रहा है। मुझे नहीं लगता कि यह पूरी तरह से घबराहट है, लेकिन निश्चित रूप से रिपब्लिकन पार्टी के भीतर चिंता है। इन्हीं कारणों से राष्ट्रपति पर दबाव है जब वे यहाँ बड़े फैसले ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस युद्ध के बारे में, जैसा कि अपेक्षित था, तेल की चर्चा बढ़ती जा रही है और इस बात पर भी ज्यादा चर्चा हो रही है कि हॉर्मुज जलदमरू मध्य से तेल निकालने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। अब चर्चा हो रही है कि ट्रंप चाहते हैं कि दूसरे देश अमेरिकी तेल और गैस खरीदे, और हम देख रहे हैं कि ये बात अब सतह पर आ रही है, अब प्रशासन की रोजमर्रा की भाषा में भी शामिल हो गई है। जब इस पर चर्चा होती है, जब यहाँ युद्ध के उद्देश्यों पर चर्चा होती है और आगे कैसे बढ़ना है या इसे कैसे समाप्त करना है, इस पर बात होती है। बातचीत लगातार तेल, गैस और ऊर्जा की कीमतों के बारे में होती रहती है और प्रशासन आखिरकार इसे जीत दिलाने वाला संदेश कैसे बनाना चाहता है, इसी पर चर्चा होती है। माइक, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा तय 6 अप्रैल की समय सीमा जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं नजदीक आ रही है। चाइना और पाकिस्तान ने मध्य पूर्व में शांति के लिए योजना जारी की है। क्या व्हाइट हाउस इस पर विचार कर रहा है? आप जानते हैं, मुझे लगता है राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे कि अन्य मध्यस्थ इसमें शामिल हों और फिर उन्हें यूं कहे तो बलि का बकरा बना दे।
जबकि वे यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आधार तैयार किया जा रहा है। ये बस उन देशों के साथ कूटनीतिक रूप से अविश्वास और असहजता स्थापित कर देता है। तो वे कहेंगे, दोस्तों इसे मौका दो और कुछ अवसर दो, भले ही आगे बढ़ने की संभावना कम हो, या फिर कहेंगे, जानते हो बस यहीं तक है। आप देखेंगे कि यहाँ बातचीत कितनी अच्छी चल रही है। इस बारे में बातें कम होने लगेंगी। ध्यान दे, राष्ट्रपति दो में से किसी भी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। वो या तो, जैसा कि हमने पहले देखा है, कह सकते हैं कि यही आखिरी समय है, एक सेकंड भी आगे नहीं और बस, और अगर हमारे पास समझौता नहीं है तो पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। या वे वही कर सकते हैं जो उन्होंने दूसरी परिस्थितियों में किया है, जैसे इस समय सीमा में दिखा कि ये थोड़ी लचीली है और वे बातचीत को आगे बढ़ने और यहाँ शुरू होने का मौका दे रहे हैं। सबसे बड़ा अनिश्चित तत्व, बेशक ट्रंप खुद एक अनिश्चित तत्व है। ये तो बहुत कम कहा गया है, इसलिए आप नहीं जान सकते कि वो इन समय सीमाओं के साथ कैसे पेश आएंगे। लेकिन इतिहास ने दिखाया है कि वह दोनों ही तरह से लचीले हैं, चाहे उस समय सीमा को पक्का मान लें या फिर अगर उन्हें लगे कि ज्यादा लचीली समय सीमा से कुछ हासिल हो सकता है तो उसे बढ़ा भी सकते हैं। माइक वॉगनहाइम, व्हाइट हाउस से लाइव अपडेट के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति ट्रंप नेटो सहयोगियों से नाराज हैं क्योंकि वे इस युद्ध में किनारे खड़े रहने का रुख अपना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि फ्रांस ने इजरायल को हथियार ले जा रहे अमेरिकी सैन्य विमानों को अपनी हवाई सीमा से उड़ने नहीं दिया। रिपोर्टों के मुताबिक इटली ने सिसिली बेस पर लड़ाकू मिशन पर गए अमेरिकी विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी। यूरोपीय सरकारें बढ़ते तनाव, आर्थिक प्रभाव और अपने देश में घरेलू विरोध को लेकर लगातार ज्यादा चिंतित होती जा रही है। हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर इमानुएल नावोन जुड़े हैं, जो यूरोमेड मिडिल ईस्ट काउंसिल के सीईओ और टेल अवीव विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्याख्याता हैं। इमानुएल नावोन, इन यूरोपीय देशों में अभी क्या हो रहा है? सबसे पहले फ्रांस, जो आश्चर्यजनक नहीं है। अब इटली में मामला थोड़ा ज्यादा कानूनी लगता है, लेकिन पूरे यूरोप में क्या हम युद्ध के विरोध में एकजुटता देख रहे हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। साफ है कि कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने स्पेन, फ्रांस और इटली की नीति को नहीं अपनाया है। बिल्कुल, जर्मनी खास तौर पर इस युद्ध में ज़्यादातर अमेरिका और इजराइल का समर्थन करता रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश हैं। इसमें गैर ईयू सदस्य जैसे यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे को भी जोड़ लें। किसी भी विदेशी मुद्दे पर कोई यूरोपीय नीति नहीं है, खासकर जब बात मध्य पूर्व की आती है। हालांकि यूरोप के कुछ देशों का एक समूह खुले तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, और कभी-कभी आप सोचते हैं कि क्या वे ईरान की जीत की कामना करते हैं या संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की। एक तरह से ये 1973 के योम किप्पुर युद्ध की याद दिलाता है, जब उन सभी यूरोपीय देशों ने अमेरिकी वायुसेना को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से मना कर दिया था, जो इजराइल को सैन्य उपकरण भेजती थी। ये साफ है कि इससे सरकारों और अमेरिका के बीच दरार बढ़ेगी, सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि आम तौर पर भी, क्योंकि आज अमेरिका चीन और रूस के खिलाफ बड़ा गठबंधन बना रहा है। ये साफ है कि वह सभी यूरोपीय सरकारों पर भरोसा नहीं कर सकते। निश्चित रूप से इन यूरोपीय सरकारों की प्रतिक्रिया में एक विभाजन है। तो ये यूरोपीय सुरक्षा की दीर्घकालिक प्राथमिकताओं के बारे में क्या संकेत दे सकता है? और अगर हम यूरोप के कुछ देशों के भीतर ही कोई अंतर या दरार देखेंगे? बहुत स्पष्ट रूप से हाँ। आज जो हम देख रहे हैं, उदाहरण के लिए यूक्रेन में युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी और पोलैंड जैसे देश यूरोप में प्रमुख सैन्य शक्तियों में बदल रहे हैं, और ये एक नया परिघटन है। मुझे लगता है सामान्य रूप से कहें तो पूर्वी यूरोप के देश रूस और ईरान के गठबंधन से आने वाले सैन्य खतरों के प्रति कहीं अधिक जागरूक हैं, और वे अमेरिका के साथ गठबंधन करने के लिए कहीं अधिक इच्छुक हैं। दूसरी ओर दक्षिणी यूरोप के देश, खासकर स्पेन, नेटो सदस्य होने के आवश्यकताओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं, न केवल अमेरिका के साथ सहयोग के मामले में बल्कि अपनी सैन्य खर्चों के मामले में भी। तो ये विभाजन निश्चित रूप से सापेक्ष भी हैं और उन देशों में मौजूद विभिन्न प्रकार की सरकारों का परिणाम भी हैं। यह राजनीतिक आधार पर भी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा,
यूक्रेन युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में भी शक्ति संतुलन बदल रहा है, जिसमें जर्मनी न केवल एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, बल्कि बहुत संभव है कि वो एक प्रमुख और यहाँ तक कि प्रभुत्वशाली सैन्य शक्ति के रूप में भी उभरे। तो ये यूरोपीय देश और कब तक युद्ध से बाहर रहेंगे, खासकर जब अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है? खैर, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सही कहा, ये उनके ऊपर है कि वे तय करें कि वे अपना तेल मध्य पूर्व से लेना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि आज अमेरिका स्वतंत्र है, ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर है। उन्हें मध्य पूर्व से तेल की ज़रूरत नहीं है। हम अब 1970 के दशक में नहीं हैं और यूरोपीय देशों को ही मध्य पूर्व से तेल की ज़रूरत है। तो अगर वे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही यह करना चाहिए। और कानूनी तर्क के पीछे छुपना वाकई में बेतुका है, क्योंकि मौजूदा हालात में अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई नहीं होती तो ईरान के पास पहले ही परमाणु क्षमता होती और वो खुद को सुरक्षित कर सकता था और यूरोप को लंबी दूरी की मिसाइलों से धमकाने के लिए। और निश्चित रूप से चीन और रूस की नीति को देखते हुए सुरक्षा परिषद से कोई निर्णय की उम्मीद करना पूरी तरह से बेतुका है। रूस खुद यूक्रेन में आक्रांता है, तो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की कमी का ये तर्क बार बार इस्तेमाल करना पूरी तरह से बेईमानी है। मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप ने सही कहा कि यूरोपियों को अगर मध्य पूर्व से तेल चाहिए तो एकजुट होना होगा। डॉक्टर इमैनुअल नवोन, हमारे साथ होने के लिए बहुत धन्यवाद।